हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे सीएमए के बच्चों, चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था बेटा, डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। प्लीज पिछली वीडियो देख के आएंगे बेटा यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में ही निकाल रहे हैं, लेकिन प्राइस किसी और कमोडिटी का और डिमांड किसी और कमोडिटी की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें टी और कॉफी की, हम प्राइस ले रहे हैं यहां पर टी का और डिमांड देखेंगे कॉफी की, और उनके बीच में इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि टी का प्राइस चेंज होने की वजह से कॉफी की डिमांड में क्या चेंज आता है। तो जब हम इस रिलेशनशिप की इलास्टिसिटी निकालते हैं, यानी प्राइस किसी और कमोडिटी का और डिमांड किसी और कमोडिटी की, और उनका जो रिलेशनशिप हो रहा है, यानी कि एक का प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, चेंज तो आ रहा है पर कितना, इलास्टिसिटी है ना, तो डिग्री ऑफ चेंज, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेकिन ऑफ गुड एक्स का, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी वही है लेकिन ऑफ वाई का, यानी कि डिमांड किसी और कमोडिटी की और प्राइस किसी और कमोडिटी का। तो इस फॉर्मूला को अगर आप डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम प्राइस और डिमांड अलग अलग कमोडिटी का ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं प्राइस, जैसे लेते हैं पी ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू में डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में डेल्टा पी वाई। ठीक है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक तो यही परसेंटेज मेथड जो हमने डिस्कस किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आपको दोनों का परसेंटेज चेंज पता हो, जैसे प्राइस का चेंज है 10% और डिमांड का चेंज है 20%, तो आप सीधा करोगे 20/10, आंसर आएगा 2। तो 2 आ गया, विच इज मोर देन 1, दैट मीन्स इलास्टिक। सिंपल। फिर आता है बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। यहां पर हम रिलेशनशिप चेक करते हैं प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ नहीं, प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। देखो प्राइस और डिमांड तो आप समझते हैं, पी और क्यू। अब अगर एक और कॉलम बन जाए टोटल एक्सपेंडिचर, जो कैसे निकलेगा? पी इंटू क्यू करके, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। तो अब आप रिलेशनशिप चेक करोगे प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। देखो अगर प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, या फिर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो भी इनवर्स रिलेशनशिप है। जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी? ज्यादा इलास्टिक होगी, यानी ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी प्राइस के बढ़ने या कम होने से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो इन दैट केस मेरा इलास्टिसिटी का आंसर क्या होगा? इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इन दैट केस मेरा इलास्टिसिटी का आंसर होगा लेस देन 1। तो बेटा फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर्पस आपको ये बात एज इट इज याद रखनी है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, और जब कोई चेंज नहीं होता तो क्या होता है। डायरेक्ट आंसर आपको याद रखने हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है पॉइंट मेथड। इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एक डिमांड कर्व पे अलग अलग पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो पहले उसका लोअर सेगमेंट ले रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो लोअर सेगमेंट है पूरा ए बी, और अपर सेगमेंट तो है ही नहीं, 0, और किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो आंसर इज इन्फिनिटी। तो यानी इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो उसमें लोअर सेगमेंट जो है वो क्या है? बड़ा है, तो ऊपर बड़ा सेगमेंट आएगा। सपोज दिस पॉइंट इज सी, तो सी बी अपॉन में ए सी, ये हमारा अपर सेगमेंट है ए सी। तो लोअर सेगमेंट बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है। तो किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब क्या है? ऐसे कोई भी आप रैंडम नंबर सोच सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आंसर ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ठीक है ना। सेंटर पॉइंट पे अगर हम आ जाए तो दोनों सेगमेंट बराबर हो गए, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब इस पॉइंट पे आएंगे, इसमें लोअर सेगमेंट छोटा होगा, है ना, सपोज दिस पॉइंट इज डी, तो डी बी छोटा होगा और ए डी बड़ा होगा, यानी लोअर सेगमेंट जब हमारे पास छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया इस बार, यानी इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, 2/5 हो गया सपोज, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 1, है ना। और लास्ट पॉइंट पे अगर आप बात करें तो इसमें लोअर सेगमेंट तो है ही नहीं, यानी 0 अपॉन ए बी, और किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो आंसर इज 0।
तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। तो क्या समझ आया कि किसी डिमांड कर्व पे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो इलास्टिसिटी का आंसर है वो कम होता रहता है। पहले देखो इन्फिनिटी था, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इक्वल के 1 के बराबर हुआ, फिर 1 से कम हो गया और फिर 0 हो गया। ठीक है, ये सारे हमने पॉइंट्स भी डिस्कस करें, हर एक पॉइंट पर क्या क्या इलास्टिसिटी होती है। ठीक है बच्चों, इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, तो ध्यान से चलो। आर्क मेथड क्या है कि अब आप डिमांड कर्व पे किसी पर्टिकुलर आर्क पे यानी किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज ये हमारा डिमांड कर्व है और आप इस डिमांड कर्व पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। पॉइंट का नाम दे देते हैं अगर हम ए एंड बी। तो देखो एक बात ध्यान से देखेंगे कि इस डिमांड कर्व पे जो ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये थोड़ा स्टीपर है एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा फ्लैटर है, ये थोड़ा ऐसे जा रहा है, ऊपर वाला थोड़ा ऐसे, तो इलास्टिसिटी अलग अलग हो सकती है। समझ आई बात? तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर आर्क पे इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं डिमांड कर्व के। अब पर्टिकुलर आर्क की बात हो रही है तो 2 पॉइंट्स हैं, यानी दोनों पॉइंट्स पर जो प्राइस और डिमांड होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, सपोज इस पॉइंट पर ये जो प्राइस है P1 है और ये है Q1, दूसरे पॉइंट पर भी मेरे पास P और Q होगा, ये P2 हो गया और ये Q2 हो गया। तो आर्क इलास्टिसिटी आप कैसे निकालोगे बच्चों? आर्क में आप करेंगे Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 और इनटू में, अब क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्राइस में प्लस हो जाएगा, P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1। तो ये आर्क इलास्टिसिटी निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो भी Q2 Q1 और P2 P1 होगा वो आपके पास डायरेक्ट दिया होगा कि भाई 2 प्राइस हैं, 2 क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटी के लिए डिफरेंस ऊपर, सबमिशन नीचे, प्राइस के लिए सबमिशन ऊपर और डिफरेंस नीचे। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर किसका आएगा? आर्क इलास्टिसिटी का। सिंपल टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक। ठीक है ना, समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव में या तो रिलेशनशिप पूछ सकते हैं या फिर कोई 2 वैल्यूज दे देंगे और तीसरा पूछ लेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको याद रखना है बेटा, MR इज इक्वल्स टू, AR भी लिख सकते हैं, प्राइस में AR लिख देता हूं, चलो AR ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन E, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी। तो तीनों में से कोई भी 2 दिए होंगे तो जो रिमेनिंग वाला होगा वो आप निकाल सकते हो। सपोज यूनिटरी इलास्टिक बोल दिया तो यूनिटरी इलास्टिक बोल दिया तो यहाँ 1 लिख सकते हो आप, राइट। तो जो भी आंसर दिया होगा, मतलब तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज देके वो आपको तीसरा पूछ सकते हैं या फिर सीधा ही पूछ सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR और इलास्टिसिटी क्या होता है, और आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर E इक्वल टू 1 आ गए तो क्या MR 0 हो जाएगा? ध्यान से देखो, अगर आप इसको 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप 1 सॉल्व करोगे, 1 माइनस 1 0, ये ब्रैकेट 0, तो AR इंटू 0 0, तो MR 0। और अगर हमारा MR का आंसर, E का आंसर ग्रेटर देन 1 हुआ तो MR पॉजिटिव आएगा, अगर E लेस देन 1 हुआ तो MR नेगेटिव आएगा, और अगर E इन्फिनिटी हुआ तो MR और प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स अगर आप पुट करोगे तो MR की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे है इंपॉर्टेंस। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैलकुलेट करते ही क्यों है, इससे क्या होता है? देखो, कोई फर्म्स है वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, उनको ये तो पता होना जरूरी है ना कि अगर वो प्राइस चेंज करते हैं तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, उसी हिसाब से तो वो प्राइस चेंज करेंगे। सपोज सेलर को पता है या प्रोड्यूसर को पता है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर चला जाएगा, यानी कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, कंज्यूमर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है प्राइस से, तो प्राइस नहीं बढ़ाएंगे या सोच समझ के बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी प्रोड्यूसर को ये पता है, किसी सेलर को ये पता है कि अगर वो प्राइस बढ़ा भी देंगे तो भी कंज्यूमर ले ही लेगा। कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक है ड्यू टू एनी रीजन, कि उनकी मोनोपोली है या उसके वैसे ही कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है या प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब कि अगर इलास्टिसिटी पता होगी तो उसके बेसिस पर प्राइसिंग डिसीजंस लेना फर्म्स के लिए इजी होगा, राइट। उनको पता होगा कि उनका कंज्यूमर क्या प्राइस बढ़ने से चला जाएगा या रुका रहेगा, वो इलास्टिसिटी से ही तो पता लगेगा, है ना। तो प्राइसिंग डिसीजन देखो, इलास्टिक डिमांड अगर होगी तो लोअर प्राइस, इन इलास्टिक डिमांड में होगी तो हायर प्राइस। ये हमने डिस्कस किया, जितनी ज़्यादा डिमांड इलास्टिक होगी उतना प्राइस कम होगा, क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल होंगी कंज्यूमर के पास, वो चला जाएगा जरा सा प्राइस छेड़ते ही, तो इसलिए प्राइस को कम रखा जाएगा। लेकिन जितनी चॉइसेस कम हो जाती है, यानी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, तो प्राइस ज्यादा होता है, राइट। फिर आता है मोनोपोली प्राइसिंग, चार्ज हायर प्राइसेस इन द इन इलास्टिक मार्केट। जो मोनोपोलीज हैं वो क्या करते हैं, इन इलास्टिक मार्केट जहां पे होती है वहां पे ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, और अगर इलास्टिक मार्केट है तो वहां पर कम चार्ज करते हैं। सेम बात। फैक्टर प्राइसिंग, इन इलास्टिक फैक्टर डिमांड है तो हायर प्राइस होगा, जितनी ज्यादा फैक्टर डिमांड है इन इलास्टिक उतना ज्यादा प्राइसेस भी ज्यादा होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में इन इलास्टिक एक्सपोर्ट डिमांड है, अगर एक्सपोर्ट की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, तो फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे, ठीक। फिर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, हेल्प्स टू डिसाइड द पब्लिक यूटिलिटीज एंड टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट को भी अगर टैक्स लगाना है या कोई भी बेनिफिट देने हैं तो वो भी अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी होगा, राइट। गवर्नमेंट को पता होगा कि हम इतना टैक्स कंज्यूमर हमारा बियर कर सकता है तो वो लगा देंगे, उनको पता है कि कंज्यूमर नहीं बियर कर पाएगा तो वो नहीं लगा पाएंगे, राइट।
अच्छा, डिटर्मिनेंट्स किससे पता लगता है कि आपकी डिमांड में कितनी फ्लक्चुएशन आएगी, किन किन बातों से, यानी कि जो डिग्री ऑफ चेंज आपका इफेक्ट होता है डिमांड में ड्यू टू प्राइस, वो डिग्री ऑफ चेंज किस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूं कि अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसका जरा सा भी प्राइस चेंज होगा आप फटाफट उसके सब्स्टिट्यूट पे मूव कर जाओगे। जैसे ही प्राइस चेंज होगा फटाफट उसके सब्स्टिट्यूट को कंज्यूम करना शुरू कर दोगे कि इसका तो प्राइस बढ़ गया है कि नहीं। तो एक तो वो हो गया, और क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले हम बात करें तो नेचर ऑफ कमोडिटीज में जितनी ज्यादा कोई चीज नेसेसिटी वाली होगी उतनी उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, जितनी ज्यादा जरूरत वाली चीज होगी उतना आप उसके प्राइस से आपको फर्क कम पड़ेगा। कोई जितनी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ होगी, डायमंड टीवी, तो आप उसकी डिमांड इलास्टिक कर सकते हो, यानी आप उसके प्राइस बढ़ने पर अपनी डिमांड फ्लक्चुएट कर सकते हो, राइट। कंफर्ट वाली चीज़ होगी तो यूनिटरी, कंफर्ट वाली होगी तो जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, जितना किसी गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी। आप कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है वही लेना पड़ेगा आपको, तो प्राइस बढ़ भी गया तो उसे ही कंज्यूम करना पड़ेगा। लाइक IRCTC है ना, इंडियन रेलवे का आप सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अगर वो प्राइस बढ़ा भी देते हैं टिकट फेयर का तो भी लोग परचेज करते हैं टिकट्स, राइट, ट्रैवल करते हैं। उसके बाद वैरायटी ऑफ यूजेस, किसी कमोडिटी के जितने ज़्यादा यूज होंगे, मल्टी यूज गुड्स होंगे जैसे मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, क्योंकि आप उनके यूज चेंज कर सकते हो, यूजेस में कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर प्राइस चेंज होगा, बढ़ गया जैसे प्राइस, तो आप उनके यूजेस कम कर दोगे, तो आप शो कर सकते हो अपना रिस्पॉन्स यूजेस कम करके। और किसी कमोडिटी का यूज ही एक है, सिर्फ एक या दो लिमिटेड यूज है, तो उसका प्राइस चेंज होगा तो आप उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, जितना आप किसी की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो फ्यूचर में, तो आप अपनी डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन शो करोगे। आप प्राइस उसका चेंज हो गया, ठीक है, अब आप उसको अभी नहीं, आप कह रहे हो कि चलो अभी नहीं बाद में ले लेंगे, कि प्राइस बढ़ गया वेट करते हैं कम होने का, मतलब आप पोस्टपोन कर सकते हो, आपको कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको अभी ज़रूरत है उस चीज़ की, पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो प्राइस चेंज होगा तो आपको उस प्राइस पे भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन पोस्टपोन द डिमांड, राइट। सो पोस्टपोनमेंट के केस में क्या होगा, पोस्टपोनेबल गुड्स यानी जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। सिमिलरली ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा लंबे समय तक चलते, खराब नहीं होते, तो जितने ड्यूरेबल गुड्स होंगे उनकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी, जितने पेरिशेबल गुड्स होंगे उतने ज़्यादा इलास्टिक होगी। पेरिशेबल वो होते हैं जो खाया पिया खत्म, जो जल्दी खत्म हो जाती है इनकी वैलिडिटी, राइट, तो उनकी डिमांड में ना आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ड्यूरेबल गुड्स के लिए इनइलास्टिक होगी। ड्यूरेबल गुड्स को आप किसी प्राइस पे लेना पसंद करते हो क्योंकि वो लंबे समय तक चलते हैं, राइट। चलो, अब आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर रिलेटेड टू डिफरेंट फैक्टर्स, कहां पे क्या क्या होता है। तो चलो, सबसे पहले कंजम्पशन, डेफिनेशन क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी ह्यूमन वांट्स होती है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सेटिस्फाइड होती है उनकी जब वो उनको कंज्यूम करता है, तो दैट इज कंजम्पशन, राइट। डिटर्मिनेंट्स क्या है, जो उसकी प्रेजेंट इनकम है, जो फ्यूचर इनकम है, और जो उसकी वेल्थ है, ये उसके मेन डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे उसकी कंजम्पशन अफेक्ट होती है। किस किस से, उसकी अभी की इनकम कितनी है, फ्यूचर इनकम कितनी है, और उसकी वेल्थ कितनी है, उसी के बेसिस पर एक कंज्यूमर क्या करता है, अपनी कंजम्पशंस करता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सीधा सा मतलब ये है कि कंज्यूमर व्हाट ही इज विलिंग टू पे, आप किसी कमोडिटी के लिए 20 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ 15 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, तो आप ये कहोगे मेरा 5 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, तो दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज्यादा होगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आप ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको पे करना पड़ रहा है कम, तो जितना भी आप अपने एक्सपेक्टेड से कम पे कर रहे हो और जो डिफरेंस है बीच का, दैट विल बी योर कंज्यूमर सरप्लस। तो सीधा मतलब क्या हुआ, विलिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस, व्हाट यू आर विलिंग टू पे एंड व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कहां से ड्राइव हुए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। वहां पर हमने, अगर आपको याद हो पढ़ाओ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ते हैं, हम एक प्राइस ले लेते हैं कमोडिटी का, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हो रही होती है अलग अलग, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम ये मानते हैं कि व्हाट द कंज्यूमर इज एक्चुअली, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। प्राइस तो 10 है, आप एक्चुअल में तो आप 10 ही पे कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आपको 20 का सेटिस्फेक्शन है तो 10 का बेनिफिट है, फिर आपने 10 रुपीज़ पे करे, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिले 18 का, तो आपका 8 का बेनिफिट है, फिर आपने 10 रुपीज़ पे करे, बेनिफिट हुआ 15 का, तो आपको 5 का बेनिफिट है। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि कम होता जा रहा है सेटिस्फेक्शन, और ये जो बेनिफिट निकल रहा है सेकंड कॉलम में, यही तो है आपका कंज्यूमर सरप्लस, राइट। जितना भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है पे करने पर, ठीक है ना। और एक रैशनल कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करता है, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। एट दिस पॉइंट, यानी जहां पर उसका सरप्लस होना बंद हो जाएगा, एक रैशनल कंज्यूमर उस पॉइंट तक कंज्यूम करता है। सो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, जो भी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या बात करी, डिमांड प्राइस और मार्केट प्राइस। जो डिमांड प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है वो भी सेम बात है कि विलिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस, ठीक है जी। डेफिनेशन, द एक्स्ट्रा अमाउंट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ओवर व्हाट दे एक्चुअली पे। यही सेम बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितना वो एक्चुअली पे करने के लिए रेडी है,
वो और जितना वो असल में पे कर रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल है बच्चों। लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ा है, ये किसने फाउंड किया था? एच गोसेन ने 1854 में, गोसेन्स फर्स्ट लॉ, डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। डेफिनेशन क्या है? द एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन स्टॉक डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑलरेडी हैड। मतलब जो भी आप एडिशनल कंजम्पशन करोगे, हर एडिशनल कंजम्पशन पे आपका सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा। ये है सिंपली लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है जी। सिंपल टर्म्स में, एज यू कंज्यूम्स मोर ऑफ गुड्स द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा। ठीक है जी। फिर आता है कंसेप्ट टीयू और एमयू का। ना व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। पहले यूटिलिटी पता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि सेटिस्फेक्शन को ही हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल मतलब आपने जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करे हैं किसी कमोडिटी के, क्या बोला मैंने? जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करे हैं किसी भी कमोडिटी के, तो उनसे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन इज द टोटल यूटिलिटी। ठीक है। और जब आप कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, तो जो भी आपके सेटिस्फेक्शन में एडिशन होता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या समझ आया? एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट इज मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज टोटल यूटिलिटी। ठीक है। चलो, तो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स, डिस्कस किया हमने। और एमयू क्या होता है? मार्जिनल, एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम सिंपली फॉर्मूला की बात करें, तो जितने भी आपके मार्जिनल यूटिलिटीज होगी, अगर आप उन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टीयू। ठीक है। और एमयू अगर मेरे को निकालना हो तो दो फॉर्मूला देखो, चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, और वी कैन से टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। इस बात का मतलब क्या है, ये भी आगे देखेंगे हम कि क्या इसको कैसे हम समझते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि ये तो समझ आया, जितने भी आप एडिशनल सेटिस्फेक्शन प्लस कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। और यहां पर क्या है? सपोज मेरे को 15 यूनिट्स कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन हो रहा है 20 का, और 16 यूनिट्स कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन हुआ 25 का, तो एडिशनल कितने का हुआ? 5 का। तो कैसे निकाला हमने? 16 यूनिट्स के सेटिस्फेक्शन में से 15 यूनिट का सेटिस्फेक्शन माइनस कर दिया, यानी टीयू 16 माइनस टीयू ऑफ 15। यही तो करा है। ठीक से लिख देते हैं एक बार। क्या करा हमने? जो 16 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन था उसमें से क्या माइनस कर दिया? 15 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन। तो यही तो लिखा है फॉर्मूला कि किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स का हमने यहां पर टोटल यूटिलिटी लिया और उसमें से उसके एक पहले वाले का टोटल यूटिलिटी माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल। आगे और देखते हैं इसको भी। चलो, तो देखो ये रहा टेबल जो हमने भी बात करी। जैसे पहला यूनिट आपने कंज्यूम करा, आपको मिला 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, तो टोटल भी 40 और मार्जिनली 40 क्योंकि अभी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया। अब आपने जब सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपका सेटिस्फेक्शन कम हो गया, लेकिन टोटल में आप देखेंगे तो बढ़ गया, क्योंकि इस टोटल में ये 40 भी इंक्लूडेड है। 40 प्लस 30, 40 तो आपने पहले ही लिया था, फिर प्लस 30। फिर जब थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो आपका गिर गया सेटिस्फेक्शन 20, लेकिन 70 पहले से था, 20 और हुआ है तो इसलिए ये 90 हो गया। फिर फोर्थ यूनिट में जब हम गए तो ये हुआ 100 और सॉरी ये हो गया 10 और इसलिए ये 10 प्लस करके हो गया 100। फिर जब फिफ्थ में गए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया, इसलिए टोटल पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही रहा। अब एक रैशनल कंज्यूमर इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर हम ले कि अगर वो कंज्यूम करता है इसके बाद तो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन होगा, जो कि अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो मैथमेटिकली वो माइनस हो जाएगा और आपकी टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाएगी, है ना। टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाएगी। तो अगर आप अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बाद कंज्यूम करते हो तो आपका नेगेटिव सेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है, जो कि ये सिचुएशन है। इसका ग्राफ अगर देखें आगे आएगा, पहले हम इसको समझ के जरा समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो देखो इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, यानी जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो टीयू और एमयू तो सेम है। जो ग्राफ और जो दोनों का रिलेशनशिप है वो भी साथ साथ क्लियर होगा, देखो सेम है। फिर उसके बाद आप टीयू को देखेंगे तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहां पर वो सेम हो गया कांस्टेंट, फिर वो फॉल हो गया। और एमयू को देखें तो वो शुरुआत से गिर ही रहा है, शुरुआत से फॉल ही हो रहा है, फिर वो एक पॉइंट पे जीरो भी हुआ है। क्या हुआ है? जीरो भी हुआ है और फिर नेगेटिव भी हुआ है, राइट। तो देखते हैं क्या समझ आया, दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा सी से। तो देखो इनिशियल पॉइंट तो दोनों का सेम है बच्चों। देखो ये गया टीयू और जहां पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है वहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं यहां तक, यहां पे मैंने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि मेरे को एमयू को एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे जीरो करना है जहां पर टीयू मैक्सिमम है। ग्राफ में देख लिया हमने, शेड्यूल में देखो जहां पर टीयू मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर मेरे को एमयू को जीरो करना है, तो इसलिए मैंने वो लाइन ड्रॉ करी है। अब एमयू का क्या बिहेवियर है? कॉन्स्टेंटली गिर ही रहा है, फिर वो जीरो भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है, तो मैं इसको ऐसे निकालूंगा, दिस विल बी माई एमयू। बात समझ आई? तो टीयू जहां पर मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर एमयू नेगेटिव है। इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है क्योंकि जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो जितना टीयू था उतना ही एमयू था।
नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करो, एक बार समझ के डायग्राम बना के देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो डायग्राम, जो भी हमने डिस्कस किया सेम डायग्राम है, ठीक है ना। अब क्या रिलेशनशिप क्या समझ आ रहा है, जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू फॉल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर सैचुरेशन में जब टीयू है तो यानी जब मैक्सिमम पॉइंट पर है तो एमयू क्या है, जीरो है। फिर जब टीयू फॉल हो रहा है तो एमयू क्या है, नेगेटिव है। ये लो, यही डायग्राम है, यही इसकी अंडरस्टैंडिंग है और यही इसका रिलेशनशिप भी है, ठीक है ना। चलो तो आगे देखते हैं बच्चा, अजम्पशंस ऑफ डीएमयू। हमने जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा उसकी अजम्पशंस क्या क्या है। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करता है कि जैसे जैसे आप कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हो वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है, राइट। तो वो जो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए बीच में, एक तो आप समझ रहे हैं कि आप जब सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वांटिटी डिफर कर रही है या फिर बीच में गैप आ रहा है। तो लॉ ऑफ डीएमयू तभी ऑपरेट करता है व्हेन देयर आर सर्टेन एजम्पशंस टू बी मेट आउट, कि वो एजम्पशंस पूरी होनी चाहिए। जैसे कि एक तो एक जैसे यूनिट्स है, रीजनेबल साइज ऑफ द यूनिट्स है, और जो टाइम गैप है बिटवीन कंजम्पशन वो नहीं होना चाहिए ज्यादा, और कांस्टेंट टेस्ट और प्रेफरेंस। अगर ये सारी चीजें हैं तो ही लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करता है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर जैसे जैसे आप एडिशनल कंजम्पशन करते हो तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है, तो वहां पर भी वहां पर ये ऑपरेट नहीं करेगा। एक्सेप्शंस देखो, जैसे रेयर गुड्स की कलेक्शन, कुछ लोगों को रेयर आर्टिकल्स कलेक्ट करने का शौक होता है तो वहां पर हमारा ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा। सेम जैसे हॉबीज, किसी की कोई हॉबी है तो वो भी नहीं होगा। माइजर्स क्या है, ज्यादा इनकम अर्न करने से और सेटिस्फेक्शन बढ़ता है लोगों का, राइट, तो उस केस में भी ऑपरेट नहीं करेगा। मनी एंड गोल्ड के केस में और रीडिंग बुक्स, ये चीजें क्या है कि जितना हम करते रहते हैं और ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो इन पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। फिर बात करें अगर इंपॉर्टेंस की, एक्सप्लेन द वेरियस पैराडॉक्स वाटर एंड डायमंड, ये वो उसकी बात करता है अबंडेंट और स्केर्स की, कि जो चीज अबंडेंट है उसको ज्यादा कंज्यूम करा जाएगा, जो चीज स्केर्स है उसको लिमिटेड यूज करा जाएगा, राइट। फिर बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लॉज, डाउनवर्ड जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे डिमांड कम होती है, क्योंकि हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी कम होता है, राइट। सो लॉ ऑफ डीएमयू भी के लिए भी कहीं ना कहीं रीजन है ये। फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कम हो जाती है। सिमिलरली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारे क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमयू, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज डिमांड फोरकास्टिंग। जब हम फोरकास्टिंग वर्ड यूज करते हैं यानी फ्यूचर की किसी चीज को प्रेडिक्ट करना या रिकॉर्ड करना, तो डेफिनेशन क्या है, एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन एडवांस, पहले से ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रेडिक्ट करना इन एडवांस, ठीक है। क्रूशियल फॉर बिजनेस सक्सेस, बिजनेस को अगर सक्सेसफुल होना है तो डिमांड फोरकास्ट करना जरूरी है। उनको ये पता लगाना जरूरी है ना कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रहे हैं उसके आगे क्या डिमांड होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है उसकी डिमांड की, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं डिमांड को फोरकास्ट करने के। एक्सपर्ट के ओपिनियंस ले लो या फिर सर्वे करो बायर्स की इंटेंशन को जानने के लिए, डायरेक्ट बायर से बात करो, उनकी इंटेंशन पता लगाओ, या फिर कलेक्टिव ओपिनियन लो। कलेक्टिव ओपिनियन मतलब ऑल टुगेदर सबके ओपिनियंस कलेक्ट करो। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, वो अप्लाई करके भी हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इसके नाम की रेलेवेंस है तो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है जी। चलो उसके बाद आता है बेटा सप्लाई। नाउ डिमांड के बाद, डिमांड था सारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सप्लाई है सेम कंसेप्ट। अगर आपको डिमांड समझ आता है पूरा तो सप्लाई का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है, बस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। डिमांड होता है सारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लाई का मतलब क्या है, जितना भी उसके पास अवेलेबल है सेल करने के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास, वो सारा क्या है, सेल है, यानी जितना भी वो विलिंग टू सेल है, राइट। देखते हैं सप्लाई, सबसे पहली बात तो सप्लाई इज नॉट इक्वल टू स्टॉक। स्टॉक क्या है, टोटल गुड्स अवेलेबल, और सप्लाई क्या है, पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल, जितना वो सेल करना चाहता है उसमें से वो सप्लाई का पार्ट है। जरूरी नहीं है उसने एक्चुअल में सेल कराओ, बट विलिंग टू सेल, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, प्लेस एंड टाइम। सो सप्लाई इज द प्राइस डिपेंडेंट एंड टाइम स्पेसिफिक। दो बातें क्या समझ आई, एक तो प्राइस डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा सप्लाई। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा प्रॉफिट सोचता है तो ज्यादा सप्लाई करता है कि नहीं, और टाइम स्पेसिफिक, टाइम के हिसाब से करता है। नाउ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे वैसे ही सप्लाई को भी अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं कुछ। सबसे पहले आ गया आपका प्राइस ऑफ द गुड। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम करेंगे, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। गोल ऑफ द फर्म्स, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है तो मोर सप्लाई एट हायर प्रॉफिट्स, आप ज्यादा सप्लाई करोगे हायर प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है जी। इनपुट प्राइसेस, अगर मेरे इनपुट के प्राइसेस ज्यादा होंगे तो सप्लाई कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर इनपुट प्राइस ज्यादा होंगे तो मेरे को प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, मेरे लिए बर्डन हो जाएगा ना इनपुट्स को परचेस करना, तो मैं सप्लाई कम कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरे इनपुट सस्ते हैं और इजिली अवेलेबल है तो मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा।
बात समझ गए। सिमिलरली हमारी आती है टेक्नोलॉजी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हम सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है तो हम सप्लाई कम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर हमारे टैक्सेस जो है वो बढ़ गए, टैक्सेस इंक्रीज हो गए तो सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी सब्सिडीज बढ़ा दी गवर्नमेंट ने तो सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में आपका प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी आप होल्ड कर लोगे, यानी अभी आप रोक लोगे, क्योंकि करंट सप्लाई अपना कम कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है जब प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए आज आप अपना सप्लाई होल्ड कर लोगे। राइट। प्राइस ऑफ द अदर गुड, अगर आप अपनी सेम फैक्ट्री में ही कोई और प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, उसका प्राइस ज्यादा हो गया तो आप अपने रिसोर्सेज को उठा के उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दोगे। क्यों शिफ्ट कर दोगे? क्योंकि वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। राइट। एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो अपने सारे रिसोर्सेज को आप उस पर शिफ्ट कर दोगे, तो जो करंट प्रोडक्ट था उसका सप्लाई कम हो गया। राइट। तो यानी कि इफ प्राइस ऑफ द अदर गुड्स इंक्रीजेस, सप्लाई शिफ्ट्स मोर टू प्रॉफिटेबल गुड्स। जो प्रॉफिटेबल है वहां पर सारा सप्लाई शिफ्ट हो जाता है। नंबर ऑफ फर्म, जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगा, कम होगी तो कम होगा सप्लाई, ज्यादा होगी फर्म्स तो ज्यादा होगा सप्लाई। सिंपल। नेचुरल फैक्टर्स में वेदर, डिजास्टर, पेस्ट अफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल सप्लाई। जितनी वेदर वाली कंडीशन है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, बाय द एक्ट ऑफ गॉड है, नेचर की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि जिनकी वजह से आपका सप्लाई अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आता है बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, प्राइस से रिलेशनशिप पकड़ रहे हैं हम। प्राइस से सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। सिंपल। तो देखो सिंपल टेबल में देखते हैं डायरेक्ट, ये प्राइस हमारे पास यहाँ पे बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये होता है सप्लाई फंक्शन, हमने डिस्कस किया पहले। सप्लाई फंक्शन मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम वो फैक्टर्स लिखते हैं जिनसे मेरा सप्लाई अफेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, है ना, ये हमारा वेदर हो गया, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। तो जितने भी हमारे फैक्टर्स जिनसे सप्लाई इफेक्ट होता है उसको मैं अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं सो दैट बिकम्स सप्लाई फंक्शन। ठीक है। सप्लाई शेड्यूल कर्व की अगर मैं यहीं पर ही बना दूं इसके साथ ही बेटा, तो कोई भी दो कंपोनेंट जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, वो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। सिंपल है। क्योंकि यहां पर हमने प्राइस लिया और यहां पर हमने लिया क्वांटिटी सप्लाई, तो प्राइस बढ़ता है तो ये भी बढ़ता ही है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए ये ऊपर जाएगा। ठीक है जी, चलो तो ये भी हमने बात करी। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग वाई एक्सिस पे, सेम कर्व हमने डिस्कस किया अभी। मार्केट सप्लाई क्या होगा? अगर जितने भी इंडिविजुअल सप्लाईज हैं, जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, अगर मैं सबको टोटल कर दूं तो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई बन जाएगा, है कि नहीं? तो सम ऑफ द सप्लाईज फ्रॉम ऑल द सेलर्स एट ईच प्राइस। मार्केट सप्लाई कर्व ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग, मार्केट सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। यानी कि अगर हम इसके साथ बनाएं तो देखो ये मेरा इंडिविजुअल एक सप्लाई कर्व होगा, ये दूसरा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा, इनको अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। इसके साथ यहां पर वर्टिकल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स का, तो मेरे पास क्या आ जाता है? मार्केट सप्लाई कर्व आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कब ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ेगा। इन जनरल तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी ये टर्म बोली जाती है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल। सिर्फ प्राइस का चेंज सप्लाई पे तभी होगा अगर हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट माने। तो कहां पे अप्लाई नहीं होता? जैसे कि लैंड और एग्रीकल्चरल गुड्स, सप्लाई फिक्स्ड इन शॉर्ट रन, वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। शॉर्ट रन में मेरा सप्लाई इतनी जल्दी से नहीं बढ़ सकता, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्राइस जो भी हो रहा हो सप्लाई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। रेयर गुड्स फिक्स सप्लाई, जैसे एंटिक्स हो गया, ओरिजिनल पेंटिंग्स हो गया, इनके बीच में भी मेरा सप्लाई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो यानी कि इन केसेस में मेरा सप्लाई कर्व कैसा रहेगा? ये पैरेलल, और यहां पर अगर हम बात करें तो सप्लाई रहेगा स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड। ठीक है ना। लेबर सप्लाई क्या होता है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है। बैकवर्ड बेंडिंग मतलब देखो इंडिविजुअली क्या होता है, सॉरी इनिशियली क्या होता है? इनिशियली जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे लेबर का सप्लाई बढ़ेगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा, वेजेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई बढ़ रहे हैं, है ना, तो इंडिविजुअली तो बढ़ रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पीछे मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके वेजेस तो बढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि अब ज्यादा काम करने की जरूरत क्या है जब वेजेस बढ़ ही रहे हैं, है ना। तो इनिशियली आप देखोगे तो पॉजिटिव रिलेशन दिखेगा, लेकिन यहां पर आके देखो रिलेशनशिप धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और इधर देखोगे तो वापस आ जाएगा। तो यानी कि वेजेस बढ़े पर सप्लाई उल्टा कम हो गया। तो लेबर्स के केस में जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ठीक है ना। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वेजेस विल स्टॉप डूइंग वर्क एंड दे विल कंपनसेट इट विद देयर टाइम ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, कि वो रेस्ट वाला टाइम उनका ज्यादा हो जाता है और काम करने वाला कम हो जाता है।
बात समझ गए? तो इनिशियली वेजेस बढ़ेंगे तो लेबर सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट क्या होगा, वेज बढ़ेंगे तो लेबर सप्लाई कम हो जाएगा। दे प्रेफर द लेजर ओवर टाइम, जो रेस्ट वाला टाइम है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर टाइम। वो लेजर को ज्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं वर्क से। बात समझ आई? इसलिए होता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व लेबर्स का। चलो उसके बाद एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन को हम एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। सेम बेटा जो हमने डिमांड में बात करी थी कि अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई को ही फॉलो करें और सिर्फ प्राइस में चेंज हो तो जो भी कर्व में अपवर्ड मूवमेंट आएगी ये होगा एक्सपेंशन इन सप्लाई, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी वो होगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या बोला मैंने? अपवर्ड होगी एक्सपेंशन और डाउनवर्ड होगी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सिंपल है। और लेकिन बाकी कोई फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा तब ऐसा होगा। तो चेंज इन प्राइस ओनली, सेट्रेस पेरिबस, यानी कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल। इफेक्ट क्या है? मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, मूव अपवर्ड। तो ये होता है एक्सटेंशन या एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, मूव डाउनवर्ड। तो डायग्राम में हमने देख लिया डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। सिंपल है। उसके बाद बात करें इंक्रीज डिक्रीज की, तो अब क्या है, ये पहले वाले का ऑपोजिट है कि अब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, किसी और रीजन में चेंज होने की वजह से आपका सप्लाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो सेम प्राइस पर ही अगर सप्लाई आपका बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, सेम प्राइस पर ही अगर सप्लाई कम हो जाएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी आपका सप्लाई लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो ये क्या चीज है? लेफ्ट और राइटवर्ड मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, पढ़ते हैं। चेंज इन नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, यानी प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइसेस, टैक्सेस या वेदर, इनमें से किसी चीज में चेंज आने की वजह से आपका सप्लाई चेंज हो रहा है। क्या इफेक्ट होगा? पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट करेगा। इंक्रीज कब होगा? जब राइटवर्ड, जब कोई सप्लाई ज्यादा होगा, किसी सेम प्राइस पर किसी और रीजन की वजह से सप्लाई बढ़ गया, जैसे आपने टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर दी या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई रिलैक्सेशन आ गया, कोई भी ऐसा रीजन कि आपका सप्लाई बढ़ गया। और डिक्रीज कब होगा? जब कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, किसी रीजन से आपका सप्लाई कम हो गया। डायग्राम आपके सामने। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन सप्लाई। और वो क्या था? मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, ये मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है जी, चलो अब आता है बच्चों इलास्टिसिटी। हमने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ लिया कि प्राइस में और सप्लाई में, प्राइस में और डिमांड में इनवर्स होता है, और सप्लाई में क्या पढ़ा? डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब सेम वही जो डिमांड में पढ़ा था, डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज इन, यहां पर बात करेंगे सप्लाई की, डिग्री ऑफ चेंज इन सप्लाई, कि ये तो पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन पॉसिबल केसेस कौन कौन से आएंगे इसमें सप्लाई के? बात समझ रहे हो मेरी? कि प्राइस देखो यहां पर डायग्राम में समझते हैं, ये ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। पर क्या देखो, प्राइस इतना बढ़ेगा और सप्लाई मान लो इतना सही बढ़ा, तो क्या मतलब है? इलास्टिसिटी कम है, यानी कि जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो कम रिस्पॉन्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। सिमिलरली प्राइस इतना सारा कम हुआ और सप्लाई थोड़ा सा ही कम हुआ, है तो पॉजिटिव रिलेशन। पर अगर आप कर्व को ध्यान से देखेंगे तो वो एक स्टीपर कर्व है, यानी सप्लाई में चेंज कम आ रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर कम रिस्पॉन्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, दैट मींस इलास्टिसिटी कम है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार ये थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखते हैं। The elasticity of supply establishes a quantitative relationship between the supply of a commodity and its price. Hence, we can express the numeral change in the supply with the change in the price of commodity using the concept of elasticity. कि कितना चेंज आ रहा है उसको हम elasticity के concept से measure करते हैं। Note that elasticity can also be calculated with respect to the other determinants of the supply. जरूरी नहीं है सिर्फ प्राइस, बाकी determinants के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। However, the major factor of controlling the supply of a commodity is its price. Therefore, we generally talk about the price elasticity of supply. तो वैसे तो और भी फैक्टर्स होते हैं, पर जनरली हम सिर्फ प्राइस से रिलेशन में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी। टाइप, सबसे पहले परफेक्ट इलास्टिक का कौन सा केस होगा? मैं डायग्राम अलग से ही बना देता हूं। ठीक है, ये बात हो रही है परफेक्टली इन इलास्टिक की। ठीक है, ये इन इलास्टिक है बेटा। ठीक है, दिस इज इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा? कि प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सप्लाई, प्राइस बढ़ा तब भी आप उतना ही सप्लाई कर रहे हो, प्राइस कम हो रहा है तब भी आप उतना ही सप्लाई कर रहे हो, तो कोई इलास्टिसिटी नहीं है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में हो रहा है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है सप्लाई बढ़ाने का, या किसी भी रीज़न की वजह से वो सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा, तो उसकी सप्लाई में इलास्टिसिटी है ही नहीं, बिल्कुल इन इलास्टिक है। तो क्या आप समझ आया? जीरो इलास्टिसिटी, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक का केस है ये। A service or commodity has a perfectly inelastic supply. If a given quantity of it can be supplied, whatever might be price, the elasticity of the supply for such commodity or service commodity is zero. कोई elasticity नहीं है। A perfectly inelastic supply curve is a straight line parallel to the y-axis. This is represented by this diagram. तो बच्चों बात ये है सिंपल सी
कि आपके अगर हम उस फॉर्मूला से कंपेयर करें, देखो फिर से मैं बता देता हूं, मैंने डिमांड के केस में बताया है, फिर से एक चीज डिस्कस करते हैं छोटी सी, या चलो सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं एक बारी फटाफट से। पहला केस देखते हैं जो भी हमने डिस्कस किया, और फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जल्दी से सारे केस देखेंगे फटाफट, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जिस बच्चे को लग रहा है आता है वो वीडियो पॉज करो, एक बार सारे डायग्राम बना के देख लो, फिर वीडियो प्ले करके मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला केस कि ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस में चेंज है कुछ ना कुछ, पर जो भी हमने बात करी क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली प्राइस कम भी हो रहा है तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है लेकिन प्राइस में कोई ना कोई चेंज है, तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी जीरो, और इसका नाम हमने क्या रखा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, पूरी तरह से इन इलास्टिक सप्लाई है ये, ठीक है बच्चों। एक केस समझ आया। दूसरा यहां देखते हैं, इसको ऑपोजिट केस अगर हम देखें कि सेम प्राइस पर ही आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो, सेम प्राइस पर ही सप्लाई बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, यानी इतना माइन्यूट चेंज है, या फिर आपको लग रहा है कि प्राइस चेंज होगा और आप अपने सप्लाई में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रहे हो, तो उस केस में आपका इस कर्व पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, यानी सेम प्राइस पर ही आप सप्लाई ज्यादा या कम कर रहे हैं, तो दिस विल बी योर सप्लाई कर्व। फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें तो सप्लाई में तो कुछ ना कुछ चेंज है हमारे पास, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है, एंड समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। इसकी इनफाइनाइट कैलकुलेशन है, नेवर एंडिंग डिवीजन होती है, तो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी यहां पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा, इन्फिनिटी। दोनों केस समझ आए, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड केस। तो देखो थर्ड केस में अब हम बात कर रहे हैं कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, बनाते हैं पहले, यहां देखेंगे ध्यान से, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। अब मैंने कहा कि प्राइस इतना सारा बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ेगा ही, पर थोड़ा सा बढ़ा, एज कंपेयर टू प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ा, या जब कम हुआ तो एज कंपेयर टू प्राइस थोड़ा सा ही कम हुआ। तो आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो एक स्टीपर कर्व बना। अब फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें तो सप्लाई में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा, सॉरी प्राइस में ज्यादा है और सप्लाई में कम है। तो अगर सप्लाई में कम चेंज यानी न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ऐसे केस में मेरा आंसर क्या आता है, लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। और इस केस का आप नाम क्या बोल सकते हो बेटा, रिलेटिवली, क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। ये सेम हमने डिमांड के केस में पढ़े हैं, तो अगर आपने डिमांड अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है ना। चलो ये हो गया रिलेटिवली इन इलास्टिक। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों, इसका ऑपोजिट केस ले, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। अब मैं कह रहा हूं इतना सा प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई इतना सारा बढ़ गया, या फिर प्राइस इतना सा कम हुआ क्वांटिटी सप्लाई बहुत सारा कम हो गया। तो अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ऐसा लेटा हुआ सा कर्व बनेगा सप्लाई का, है ना, फ्लैटर कर्व बनेगा। फॉर्मूला से कंपेयर करो, सप्लाई में तो चेंज है लेकिन चेंज तो दोनों में, सप्लाई का चेंज ज्यादा है प्राइस का कम है, यानी फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। तो जब फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है तो आंसर आता है ग्रेटर देन 1। और इसका हम नाम क्या रखेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्या सॉरी सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी, बात समझ आई। अच्छा, अब जो वैसे वाला केस है, जनरल केस जिसके अंदर इक्वल इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो मेरे ख्याल से तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, सारा केस कवर हो जाएंगे। तो ये देख लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल सप्लाई, जितना प्राइस बढ़ा अब हम कोशिश कर रहे हैं सेम रखने की, और ये सेम। तो ये कर्व ना तो लेटा हुआ, ये 45 डिग्री की लाइन की तरह एक तरीके से, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1, और इसका हम नाम रखते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है बच्चों, सारे केसेस समझ आए इलास्टिसिटी के, है ना। अब चलते हैं वापस जहां से हमने बात शुरू करी थी। तो ये वाला केस हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक का। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात कर ली। रिलेटिवली लेस इलास्टिक या कह सकते हैं इनइलास्टिक, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक यानी कि मोर इलास्टिक, जो फ्लैटर टाइप बन जाता है, ये भी हमने पीछे देख लिया। फिर यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल वाला केस है, और परफेक्टली इलास्टिक में ये पूरा लेटा हुआ कर्व बन जाता है। सारे केसेस हमने पीछे डिटेल में डिस्कस करे हैं, आप एक बार इनको जरूर पढ़ के देखेंगे, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कहां पर प्राइस के कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेटली ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हो आप, और कहां पर प्राइस के कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेटली कम सप्लाई कर पा रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब एक प्रोड्यूसर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगी कि जिससे वो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा एज कंपेयर टू प्राइस प्रोपोर्शनेटली, या कम कर पाएगा। अब कहने का मतलब, फॉर एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट आएगा अभी कि उसके पास जो इनपुट्स है जिनसे वो बनाता है प्रोडक्ट, वो उसके पास इजीली अवेलेबल है, चीपर भी है और इजीली अवेलेबल भी है, तो वो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा फटाफट सप्लाई बढ़ा सकता है, उसके पास चीपर इनपुट्स है, राइट। और अगर नहीं है, महंगे है, तो फिर वो नहीं बढ़ा पाएगा इतना ईजिली, समझ रहे हो।
उसके अलावा उसके बाद टाइम कितना अवेलेबल है, या फिर उसके पास मशीन्स कितना एफिशिएंटली काम करती हैं, तो वो प्राइस बढ़ते हुए सप्लाई बढ़ाना तो चाहिए क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि प्राइस के कंपैरिजन में वो ज्यादा सप्लाई बढ़ा पाएगा कि कम बढ़ा पाएगा, हम ये बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो देखो, प्राइस ऑफ द गुड affect the coefficient value, यानी कि elasticity of supply can be greater than 1, less than 1 और equal to 1 at different price level। elasticity different होती है, तो according to the law of supply a price change cause a change in the quantity supplied but the proportionate change that is elasticity varies with the प्राइस लेवल। तो प्राइस का लेवल कितना चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस का लेवल क्या थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, एक तो उस पर डिपेंड करेगा सप्लाई, मान लो इतना से चेंज हुआ है तो प्रोड्यूसर को लग रहा है कि सप्लाई बढ़ा भी देगा तो कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो नहीं बढ़ाएगा सप्लाई। लेकिन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस, उसको लग रहा है प्रॉफिट कमाने का अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, राइट। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज affects the current supply and can make it less elastic in the short run। शॉर्ट रन में वो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा क्योंकि शॉर्ट प्रोडक्शन अरेंज करना, प्रोड्यूस करना, मार्केट तक पहुंचाना, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो शॉर्ट रन में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। तो क्या होता है, इफ सेलर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस राइज दे मे होल्ड द स्टॉक नाउ, वो होल्ड कर सकते हैं, तो करंट सप्लाई उनकी कम हो जाएगी क्योंकि वो होल्ड कर लेंगे स्टॉक को, राइट। तो सप्लाई कर शिफ्ट द लेफ्ट, इफ दे एक्सपेक्ट प्राइस को फॉल होना तो दे मे सेल मोर नाउ, समझ रहे मेरी बात, तो वो क्या करेंगे, सेल ज्यादा करेंगे, करंट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, करंट सप्लाई विल शिफ्ट राइट। उसके बाद बात करें अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो ये भी उनकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है कि नहीं करता, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतना वो ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करेगा उनकी इलास्टिसिटी में, है ना। मतलब इन्फ्लुएंसेस द पोजीशन ऑफ द सप्लाई कर्व एंड दस द सप्लाई रिस्पॉन्सिवनेस, जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके लिए कम होगी उतना वो ज्यादा रिस्पॉन्ड शो कर पाएंगे अपने सप्लाई के चेंज में, है ना। और जितना उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना कम सप्लाई होगा, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतना वो ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। बात समझ आई। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस सप्लाई एट ईच प्राइस डिक्रीजेस, यानी ऑपोजिट रिलेशन है ना, कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट पोटेंशियली रिड्यूसिंग द इलास्टिसिटी। और अगर हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट करेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेचर ऑफ द गुड किस तरह का है, अगर तो पेरिशेबल या बल्कि लंपी गुड्स है तो लेस इलास्टिक होगा क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्यूरेबल गुड्स होगा तो उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो पेरिशेबल गुड जैसे मिल्क फ्रूट कैन नॉट बी स्टोर्ड, उनको स्टोर तो नहीं कर सकते, तो सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इजीली, तो इसलिए उनका सप्लाई ऐसा नहीं कि बहुत सारा बना के भेज दोगे क्योंकि वो खराब भी तो हो जाएगा, तो लिमिटेड रखना पड़ता है। बल्कि गुड्स हो गए जैसे मशीनरीज हैवी हो गए और हार्ड टू ट्रांसपोर्ट, उनको भी जल्दी से सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता। बल्कि गुड्स में आप ये नहीं कर सकते कि एक साथ आप बहुत सारी मशीन्स बना के भेज दोगे, मुश्किल होता है, टाइम लगता है, उनको लोड करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, बहुत कुछ है ना। तो इसलिए जो बल्कि गुड्स होते हैं उनमें भी आप सप्लाई इजिली नहीं बढ़ा सकते। लोकलाइज्ड मार्केट विद, जो लोकलाइज मार्केट है वहां पर स्टोरेबल गुड्स अलाउ द प्रोड्यूसर्स टू एडजस्ट द सप्लाई मोर इजीली, जिनको इजीली स्टोर करा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है इधर से उधर, उनके केसेस में आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद टाइम पीरियड, अभी हमने पीछे डिस्कस करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। शॉर्ट टर्म में आपका डिमांड सप्लाई जो इन इलास्टिक होगा क्योंकि वही शॉर्ट टर्म में आप इतनी जल्दी से सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है जो शॉर्ट टर्म में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। लॉन्ग रन में आप इलास्टिक होती है आपकी सप्लाई, जितना टाइम ज्यादा होगा आपके पास उतना आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, फिक्स फैक्टर दैट इज प्लांट मशीनरी लिमिट द एबिलिटी टू इंक्रीज द आउटपुट क्विकली। और लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो फर्म्स कैन एक्सपैंड द कैपेसिटी, अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू फर्म्स कैन एंटर, तो सप्लाई बिकम्स हाईली रिस्पॉन्सिव। लंबे समय में तो सब कुछ हो जाता है, नई फर्म्स भी एंटर हो जाती है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो सप्लाई को आराम से बढ़ाया जा सकता है। बट शॉर्ट रन में सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है जी, समझ आया। चलो उसके बाद बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम की। हमने डिमांड सप्लाई जो अलग अलग पढ़ा, अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला दें, यानी डिमांड और सप्लाई एक साथ कर्व बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई। तो जहां पर दोनों मीट करेंगे वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, जहां पर जितनी डिमांड हो रही है उतना सप्लाई हो रहा है, यानी कंज्यूमर को जो चीज चाहिए वो इजीली उसको मिल रही है, और जो प्राइस है वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी है दैट विल बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बोथ आर सेटिस्फाइड, ठीक है जी। पढ़ते हैं थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम प्राइस मींस अ कांस्टेंट प्राइस और द अनचेंज्ड प्राइस। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द प्राइस ऑफ द गुड इज डिटरमाइंड बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसको हम ये भी बोलते हैं कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बायर्स एंड सेलर्स मिलके ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, है ना। It is nothing but the demand and supply. It is actually the price at which quantity demanded of a commodity equals to the quantity supplied. This can be explained with the diagram. According to the above diagram, both demand and supply are equal to OQ level. ये आपको समझ आ रहा है आई थिंक कि दोनों डिमांड एंड सप्लाई कहां पर है, OQ लेवल पर इक्वल है। यही सारी बातें जो हमने डिस्कस करी है वो लिखी हुई है,
ठीक है बेटा, एक बार पढ़ के देख लेना वीडियो पॉज करके। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक और बात कि अगर इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। अब जब डिमांड कम हो जाएगी और मार्केट में स्टॉक पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, तो एक एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, उस एक्सेस सप्लाई को निकालने के लिए प्राइस को नीचे लाएगा ताकि वापस से इक्विलिब्रियम प्राइस पर आ जाए और लोगों की डिमांड कंट्रोल हो जाए और वो प्रोडक्ट सारा जो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, जितना भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, वो सोल्ड हो जाए। तो क्या समझा हमने कि अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जाते हो तो प्रोड्यूसर को मजबूरन प्राइस नीचे लाना ही पड़ता है, नीचे लाना पड़ता है मजबूरन, ताकि वो उसका जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो सोल्ड हो जाए। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, जिससे कि शॉर्टेज क्रिएट होती है इकोनॉमी में। तो परचेजिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए प्राइस को फिर से बढ़ा के इक्विलिब्रियम पे लाया जाता है, ताकि उनकी डिमांड जो इतनी ज्यादा हो गई और जिसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो रही है वो मेंटेन हो सके, उसको वापिस इक्विलिब्रियम पे लाया जा सके। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट्स की। कैसा शिफ्ट, क्या केस है, व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट, ध्यान देंगे, एंड द डिमांड इज चेंज्ड, द प्राइस मूवमेंट आर एज फॉलोस। तो देखो हमने क्या करा, सप्लाई को रखा है कांस्टेंट। यहां समझते हैं ध्यान से, ये वाला कोई भी डायग्राम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि वो सीधा पूछेगा कि एक कांस्टेंट है और एक चेंज हो रहा है, या दोनों में चेंज हो रहा है, एक में कम हो रहा है एक में ज्यादा हो रहा है, तो उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या आएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम का कंसेप्ट समझ लो और फटाफट आप साइड में बना के देख सकते हो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो ये हमने पढ़ा सप्लाई कर्व, ये हमने पढ़ा डिमांड कर्व, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि सप्लाई को हमने रखना है कांस्टेंट। किसी भी कर्व को अगर आपको इंक्रीज करना है, अगर वो डिमांड इंक्रीज के लिए बोलता है तो आपको उस कर्व को शिफ्ट करना है राइट में। अगर सप्लाई इंक्रीज बोलता तो सप्लाई इधर इंक्रीज होता। ये मत सोचो नीचे जा रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट होना इज इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड जाना इज डिक्रीज। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब मुझे क्योंकि डिमांड इंक्रीज करनी है तो राइट में शिफ्ट कर देंगे डिमांड को। ये मेरा आ गया नया डिमांड कर्व, ठीक है, ये क्या आ गया, नया डिमांड कर्व। ये लो इससे बना देते हैं, चलो ये आ गया नया डिमांड कर्व। तो जो नया डिमांड कर्व है उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर है, नया इक्विलिब्रियम यहां है। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो गया ना, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस में क्या चेंज होगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्या मेरे को याद करने की जरूरत पड़ी, मैंने सीधा डायग्राम बनाया, फटाफट राइट में चेंज करके देख लिया, नया इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है। भाई पहले यहां था अब यहां चला गया, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम चेंज हुआ मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस। और सिमिलरली इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, वो भी इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज ही हो रही है। क्लियर है, सिंपल है। तो ऐसे ही कोई भी केस कर सकते हैं आप। सिमिलरली बच्चों इसी केस में अगर डिमांड डिक्रीज करना हो, ये लो, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आ जाएगा, तो मेरा प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। यही सेम बात आपको डायग्राम में दिख रही है। तो ऐसा कोई भी केस आपको करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो आंसर होगा वो आप खुद से साइड में सॉल्व करके डायग्राम बना के देख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, when supply is constant, if the demand is increased, equilibrium price is also increased, when the demand is decreased, the equilibrium price is also decreased। ये ना ही कोई पढ़ने और ना ही कोई लर्न करने की जरूरत है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप खुद से डायग्राम बना के एक सेकंड में खुद से समझ सकते हैं कि मेरा जब डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां कहां मूव करेगा। ठीक है, ये चीजें वीडियो पॉज करके एक बार डायग्राम बना के खुद से देखनी है आपको। ठीक है बच्चों, चलो अब हमने क्या करा है, देखो यहां पर अब हमने डिमांड को कांस्टेंट रखा है, सप्लाई को इधर हमने डिक्रीज किया और ये हमने इंक्रीज करा है। वीडियो पॉज करो, खुद से बना के देखो, डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, भर दो उसको, लिख दो उसमें जो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा सप्लाई इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा देखो ध्यान से, चलो हम अपना बना के देख लेते हैं। ये लो, डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या करना है हमने, डिमांड को रखना है कांस्टेंट, सप्लाई हमारा ये हो रहा है डिक्रीज, ये होगा इंक्रीज। चलो इससे कर लेते हैं इसको, ये हुआ हमारा सप्लाई डिक्रीज। तो नया इक्विलिब्रियम का है ये, तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी डिमांड और सप्लाई, वो दोनों क्या हो गई, कम हो गई। सप्लाई कम हुआ, इधर से इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई थी वो दोनों कम हो गई। अच्छा जी, अगर हम सप्लाई बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तो प्राइस मेरा कम हो जाएगा और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्या ये लर्न करके करने वाली चीज़ है? मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे को अगर इंक्रीज और डिक्रीज पता है कि वो कहाँ करना होता है, तो वो इसका कंक्लूजन इस डायग्राम का खुद से निकाल सकता है। ठीक है ना, चलो तो इन केसेस पे नजर मार लेते हैं बस फटाफट से, जल्दी से। चलो सारे केसेस है बेटा, वीडियो पॉज करके केस नोट करो, डायग्राम आपको खुद बताने हैं। इसमें
मेरे ख्याल से कोई खास हेल्प की जरूरत नहीं है। ये क्या केस है कि अब दोनों चेंज हो रहे हैं। अच्छा दोनों में चलो थोड़ा सा बता देता हूं। प्रोपोर्शनेट चेंज जब आपको बोला जाए किसका ज्यादा करना है और किसका कम करना है, उसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे देखो यहां क्या कह रहा है कि दोनों चेंज होंगे डिमांड एंड सप्लाई इन द सेम प्रोपोर्शन। अभी किसकी बात हो रही है, सेम की, ठीक है। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, दोनों को इंक्रीज करना है वो भी सेम प्रोपोर्शन में, देयर मस्ट नॉट चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्या मतलब है, देखो आपको थोड़ा मेजरमेंट लेके बनाना पड़ेगा थोड़ा सा आराम से। ये डिमांड और सप्लाई दोनों को मेरे को इंक्रीज करना है वो भी सेम प्रोपोर्शन में। और इसका लॉजिक अगर समझो कि इकोनॉमी में जितनी डिमांड बढ़ी उतना ही सप्लाई भी बढ़ गया, तो कोई चेंज होगा ही नहीं देखा जाए तो, है ना। ये मेरा डिमांड बढ़ा और ये मेरा बढ़ गया सप्लाई, तो देखो बिल्कुल सेम लाइन पे आ जाएगा ये। तो क्या मेरे प्राइस में कोई चेंज आया। और ये क्यों बढ़ा, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई बढ़ा है और डिमांड बढ़ी है। तो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई जो पहले थी वो नहीं है, अब न्यू वाली क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई है, लेकिन प्राइस सेम है क्योंकि जितना सप्लाई बढ़ा था उतनी ही डिमांड बढ़ गई। अच्छा इसी डायग्राम में अगर मैं यहीं पर ही आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि भैया आप सेम रेशियो से नहीं करना, अब चेंज करना है। मतलब कि चेंज क्या करना है, अब ये लो, अब मेरे को करना है कि डिमांड दोनों को इंक्रीज करना है, पर डिमांड ज्यादा इंक्रीज करनी है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, लेकिन डिमांड के कंपैरिजन में कम। मैंने ये बोला कि डिमांड को ज्यादा इंक्रीज करना है और सप्लाई को कम इंक्रीज करना है। करना तो दोनों को इंक्रीज है, लेकिन जो डिमांड का इंक्रीज है वो ज्यादा होना चाहिए सप्लाई के इंक्रीज से। तो देखो जिसको ज्यादा करना है उसको दिल खोल के पूरा ऐसे बड़ा सा इंक्रीज कर दो। ये डिमांड पहले वाला था, ठीक है, D1 लिख दे, चलो ये D2 हो गया, ठीक है जी। सप्लाई को भी इंक्रीज करना है लेकिन सप्लाई का इंक्रीज कम, तो कम है तो उसको नियर बाय रख दो थोड़ा सा। ये हो गया सप्लाई का इंक्रीज, ये पहले वाला सप्लाई था, ये न्यू सप्लाई है। तो कहां आ रहा है आपका इक्विलिब्रियम, अब देखो दोनों बढ़ गए कि नहीं, अब बढ़ेंगे। लेकिन जब हमने सेम रेशियो में करा तो क्या होगा, सेम रेशियो में जब करते हैं तो ये इधर आता है, सामने इधर की तरफ आता है, तो इसलिए प्राइस सेम लाइन में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है जब हम प्रोपोर्शनेट चेंज करते हैं सेम या कम या ज्यादा, तो उस हिसाब से हमारा प्राइस भी डिटरमाइन हो जाता है। तो ये वाले केसेस है कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहां कहां मूव करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई कम इंक्रीज कर रहा है, डिमांड ज्यादा कर रहा है। यही मैंने केस लिया था अभी, सेम केस मैंने आपको कराया अभी। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो यहां पर क्या हो रहा है, देखो डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सॉरी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड में कम इंक्रीज हो रहा है। सारे पॉसिबल केसेस कवर्ड है बेटा, वीडियो पॉज करेंगे खुद से बना के देखेंगे। ठीक है जी, ये वाली चीज समझ आई, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों को। चलो बेटा अब इतना ही करते हैं। ये था आपका चैप्टर 1 का पार्ट 3। चैनल के साथ बने रहो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर को, रिमेनिंग पार्ट जो है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।